हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जो जेईई मेन का आपका 25 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर यानी कि शाम को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें पता चले उसको मैंने हिंदी में बदल के आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है साइटोसिन की सही संरचना क्या होगी। तो ये बेटा आपका J1 वाला चैप्टर जो है उससे क्वेश्चन आया है, जहाँ पे डीएनए आरएनए की बात करी जाती है, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि J1 वाला चैप्टर जो है उसका काफी ज्यादा फेवरेट हो रखा है। तो वो अब देखो सीधे सीधे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। एनसीईआरटी में जो भी संरचना दी हुई है वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर साइटोसिन की जो संरचना होगी बेटा कुछ इस तरह की होगी। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो साइटोसिन की जो संरचना होगी वो कैसी होगी। यहाँ पर तो आपका NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर आपका NH ग्रुप होता है और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे पाई बंद, यहाँ पे पाई बंद। ये कुछ इस तरह की एरोमेटिक संरचना होती है, जहां पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये जो दोनों पाई बंद है पूरी तरह से वलय के अंदर विस्थानीकरण कर रहे हैं। इस तरह की संरचना को क्या बोला जाता है? साइटोसिन बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग C से भी लिखते हैं ना बेटा, C से भी लिखते हैं। नाइट्रोजन रखने वाला क्षार है जो हमारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाली बात करते हैं ना अपन डीएनए आरएनए में, उसमें यूज होता है बेटा। जैव निम्नीकरण पॉलीअमाइड किन दो अभिकारकों द्वारा निर्मित होता है? जैव निम्नीकरण पॉलीअमाइड का मतलब है बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड, बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? जो प्रकृति के साथ साथ मतलब जैसे ड्यूरेशन निकलती जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारे ऑर्गेनिक जीव होते हैं उसको खत्म करते हैं ना, प्रकृति को नुकसानदायक न करे, उसको बायोडिग्रेडेबल चीज बोलते हैं। ये बहुलक का क्वेश्चन भी हो सकता था, यहाँ पर पॉलीअमाइड का क्वेश्चन दिया है। बहुलक वाला भी आपको बायोडिग्रेडेबल बहुलक वाला भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगे वाली शिफ्टों में, जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वेलेरेट वाला जो आपका एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। खैर अभी तो अपन पॉलीअमाइड की बात करते हैं, तो एक ही पॉलीअमाइड है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड होता है, उसका नाम होता है बेटा नाइलॉन 26। क्या बोलते हैं? नाइलॉन 26। दो का मतलब क्या है? 2 और 6 जो लिखा होता है, जैसे नाइलॉन 66 होता है, नाइलॉन 6 होता है, ये 2 और 6 आपको क्या बताते हैं? जो भी इसके अंदर एकलक लिए गए हैं उनमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो एक तो 2 कार्बन वाला होगा और एक 6 कार्बन वाला होगा। 2 कार्बन वाला तो आपका क्या होगा बेटा? ग्लाइसिन होगा। और ग्लाइसिन की संरचना कुछ ऐसी होती है, ग्लाइसिन की संरचना कुछ ऐसी होती है, आप देख सकते हो उसमें 2 कार्बन है, एक अमीनो समूह आ रहा है, कार्बोक्सिलिक आ रहा है, या एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो अम्ल है। एकमात्र अमीनो अम्ल है जिसमें कोई किरल केंद्र नहीं है, इसलिए कैसा होता है बेटा? प्रकाशीय निष्क्रिय होता है। साथ के साथ और इंफॉर्मेशन भी लेते जाओ, ये कैसा होता है बेटा? प्रकाशीय निष्क्रिय होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। और दूसरा जो होगा वो हमारा अमीनो कैप्रोइक अम्ल होगा। कैप्रोइक अम्ल भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कैप्रोइक अम्ल कैसा दिखता है? NH2 लगातार बेटा 5 कार्बन आते हैं और फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। इन दोनों से मिलकर, इन दोनों का जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? संगणन करते हैं, तो नाइलॉन 26 का निर्माण होता है। 5 और एक 6 कार्बन इसमें है, इसलिए 6 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2 लिखा है। ये अमीनो कैप्रोइक अम्ल है, ये प्रकाशीय निष्क्रिय ग्लाइसिन। बात समझ में आती? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पहला आंसर आ जाएगा जैव निम्नीकरण पॉलीअमाइड ही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा मेलिक एनहाइड्राइड का निर्माण किया जा सकता है। मेलिक एनहाइड्राइड का निर्माण इनमें से किससे किया जा सकता है? तो ट्रांस 2 ब्यूटीन 1,4 डाइओइक अम्ल को गर्म करके, ट्रांस 2 ब्यूटीन 1,4 डाइओइक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल एवं अम्ल के साथ सिस 2 बेटा सिस 2 ब्यूटीन लेंगे हम लोग। जब भी आपको एनहाइड्राइड बनाना होगा तो एनहाइड्राइड बेटा सिस से ही बन सकता है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल एक तरफ आने चाहिए और अपने को क्या करना है? अपने को पानी निकालना है। यहाँ पे हम लोग गर्म करके यहाँ से पानी निकाल लेंगे और पानी निकालते ही आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। और जिस भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये एनहाइड्राइड होगा उसी के नाम पे इसका नाम पड़ जाता है। इसका नाम होगा बेटा मेलेइक एनहाइड्राइड। मैंने आपको इसके लिए मजाक करके एक ट्रिक भी बताई थी, मेला मेला। दोनों हाथ को यूं रखो भाई, अपने बगल में से बदबू आती है तो दोनों हाथ को अपन यूं रखेंगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल नीचे है, मेला मेला, बदबू ना आए तो मेलेइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो मुझे फ्यूम्स छिड़कनी है, परफ्यूम लगाना है, तो एक हाथ को ऊपर करना पड़ेगा और परफ्यूम छिड़कूंगा तो वो फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा। एक COH ऊपर की तरफ, एक COH नीचे की तरफ, वो ट्रांस वाला होता है, और मेलेइक वाला जो होता है वो सिस वाला होता है। तो यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन की बात चल रही है, इसका नाम क्या होगा बेटा? मेलेइक अम्ल होगा। और यही अगर दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दूसरे के ट्रांस पे होते तो फ्यूमेरिक अम्ल होता और उससे फिर फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड बनने के चांसेस होते।
निम्नलिखित में से कौन एक पाइबंद रख के अधिकतम कैनोनिकल संरचना देता है? देखो फिर से ये यहाँ पे अनुनाद संरचना वाला सवाल आ चुका है, अनुनाद का सवाल आ चुका है। हर एक एग्जाम में आप देख लो, हर एक शिफ्ट के अंदर वो अनुनाद के ऊपर से क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ पर CO3 2- जो है उसमें एक पाइबंद होता है, और यहाँ पर O- और यहाँ पर O-। यहाँ पर जब आप इस रिनाइन को चलाओगे तो इसकी जो अगली अनुनाद संरचना बनेगी बेटा वो कुछ ऐसी बनेगी, द्विबंध ऑक्सीजन यहाँ पर O-। अब की बार आप इस रिनाइन को चलाओगे तो अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, यहाँ पर ये तो ऐसा का ऐसा रहा, यहाँ पर O- और यहाँ पर द्विबंध ऑक्सीजन, यानी कि 3 अनुनाद संरचना बन रही है एक पाइबंद के साथ। SO3 के साथ अगर आप करोगे तो SO3 में बेटा 3 पाइबंद होते हैं, और SO3- की बात करोगे तो SO3- में क्या होगा बेटा, SO3- के अंदर कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। भाई सल्फर वैसे तो 5 बंद बनाता नहीं है, लेकिन SO3- की संरचना कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी, वैसे SO3- कुछ होता नहीं है। और O2 की बात करोगे तो बेटा O2 में तो आपका अनुनाद संभव ही नहीं है। तो SO3 में 3 पाइबंद है, SO3- में 2 पाइबंद है, और यहाँ पर CO3 2- में केवल 1 पाइबंद है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, CO3 2- हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो मेमोरी बेस्ड है बेटा, मेमोरी बेस्ड में कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते। ये ऑप्शन मेरे को किसी ने बताया तो मैंने वही आपके सामने लिख दी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व किसमें होगा? अब यहाँ पर बच्चा क्या है, कंफ्यूज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन घनत्व में और घनत्व में। घनत्व का सीधे सीधे मतलब क्या है बेटा, घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है, भार के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा भार होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करता तो इलेक्ट्रॉन घनत्व पे हम लोग देखते हैं कि +m +h +i वाले समूह, लेकिन यहाँ पर हम लोग घनत्व की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे भार वाले से आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, 1,3 क्लोरोबेंजीन और 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सबको बना बना के देख लेते हैं। ये तो आपकी बेंजीन हो गई, ये आपकी क्लोरोबेंजीन हो गई, ये आपकी 1,3 क्लोरोबेंजीन हो गई, 1 पे और 3 पे क्लोरोबेंजीन, और ये आपकी हो गई बेटा 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन की संरचना। अब आप खुद देख सकते हो कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन का भार सबसे ज्यादा है, तो जो घनत्व का क्रम होगा वो कुछ इस तरह से क्रम होगा यहाँ पर, है ना। सबसे ज्यादा 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन का भार होगा तो उसका घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात नहीं चल रही बेटा, यहाँ पे घनत्व की बात चल रही, भार की बात चल रही। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4th वाले में सबसे ज्यादा घनत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से अमीन वाले चैप्टर से आया बेटा। अमीन वाला चैप्टर आपको बताया था कि अमीन वाला फेवरेट टॉपिक चल रहा है उसका, और उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से हटके कोई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको प्राथमिक अमीन दिया है, NaNO2HCl दिया हुआ है। तो NaNO2HCl से आप क्या बनाते हो, NaNO2HCl से आप नाइट्रोसोनियम आयन बनाते हो, और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस नाइट्रोसोनियम आयन पे आक्रमण करता है, और यहां से आपको क्या दे देता है, डाईएजोनियम सॉल्ट दे देता है। तो बेंजीन बना दी मैंने, सॉरी, यहां से बेंजीन हटा दो, यहां पर बेंजीन नहीं है, यहां पर CH3, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, डाईएजोनियम आ जाएगा, इस तरह से डाईएजोनियम बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट पद में क्या होगा, ये जो जल है, ये जल यहाँ पर इस N2+ को यहां से हटा देगा, और हटा के क्या बना देगा, अल्कोहल का निर्माण कर देगा। अगर यही अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम के साथ होती तो फिर आंसर कुछ और आता, लेकिन यहां पर किसके साथ हो रही है बेटा, एरोमेटिक के साथ, सॉरी एलिफेटिक के साथ हो रही है। एलिफेटिक के साथ आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों मैथिल लगे हुए हैं, यहाँ पर मैथिल के साथ डाइजोनियम लगा हुआ है, दोनों OH लगे हुए हैं, और यहाँ पर C2H5, अच्छा C2H5 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर इसको CH3 कर लेना, CH3OH कर लेना, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय कौन है? अम्लीय निकालने का तरीका हमें पता है कि H+ निकालो, संयुग्म क्षार बनाओ, संयुग्म क्षार में ऋणायन बनेगा, वो ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ज्यादा अम्लीय आपका अम्ल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो टोलुइन की बात करते हैं। संरचना हमें पता होनी चाहिए बेटा, नाम दे रहा है संरचना नहीं पता तो अटक गए ना अपन, तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टोलुइन ये होता है, ब्यूटेन ये होता है, साइक्लोप्रोपीन ये होता है, और साइक्लोपेंटाडाइईन ये होता है आपका। ठीक है, आप इसमें से H+ निकालोगे, इसमें से H+ निकालोगे, इसमें से H+ निकालोगे, जो संयुग्म क्षार बनेंगे वो इतने स्थायी नहीं बन पाएंगे। जैसे यहां से H+ निकालोगे तो ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा बेटा। कैसा बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहां से H+ को निकालोगे, यहाँ ऋणायन बनेगा, ये कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक टाइप का है, और पीछे से इस पूरे समूह का क्या लग रहा है, +I भी लग रहा है।
यहां से आप निकालोगे तो यहां पर आप रिनायन बनाओगे, ये रिनायन ठीक है बेंजीन के साथ स्थाई में जा रहा है, तो यहां पर फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है। लेकिन जब आप यहां से H+ निकालोगे तो रिनायन यहां बनाओगे, और जैसे ही आप रिनायन यहां बनाओगे तो ये चक्रीय भी है, समतलीय भी है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। इसका मतलब ये यौगिक आपका कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। तो ये संयुग्म क्षार सबसे ज्यादा स्थायी है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापिस से अमीन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो वाई एनिलीन के साथ अभिक्रिया कर पीली डाई देता है, पीली डाई की संरचना ज्ञात करें। हमें पीली डाई की संरचना बतानी है। तो यहां पर ये नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है बेटा। SnCl2HCl जो है वो क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करता है और उसको कहां पे लेके जाता है, एनिलीन तक लेके जाता है। तो X तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एनिलीन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन आपको पढ़ा रखा है ना, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन क्षारीय माध्यम में भी होता है, अम्लीय माध्यम में भी होता है और उदासीन में भी होता है, और हर एक माध्यम में अलग अलग तरह के उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो X आपको एनिलीन मिलेगा। उसके बाद जब आप इसकी अभिक्रिया NaNO2HCl के साथ कराओगे तो NaNO2HCl जो है यहां से आपको क्या दे देगा, बेंजीन डाइजोनियम दे देगा, N ट्रिपल बॉन्ड N+ और यहां पर Cl-। ये बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, Y आ गया। अब Y की अभिक्रिया X के साथ करा के हमें येलो डाई यानी कि पीली डाई Z मिलती है। तो ये Y, अब इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं बेटा, एनिलीन के साथ करा रहा हूं, क्योंकि X क्या है हमारा, एनिलीन है। तो यहां पर मैंने NH2 ग्रुप रख दिया। अब एनिलीन के साथ जब बेंजीन डाइजोनियम की अभिक्रिया कराऊंगा तो उस केस में हमारा यहां पर उत्पाद क्या देखने को मिलेगा, ये अभिक्रिया आपको पढ़ाई जाती है, इसका नाम है कपलिंग अभिक्रिया। क्या नाम है, कपलिंग अभिक्रिया नाम है। यहां पर क्या होता है, ये देखो, ये पूरी संरचना में यहां से लेकर यहां तक अनुनाद चल रहा है, और अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, जिस कारण से किरणें निकलती है ना, ट्रांजिशंस होते हैं, और उसी कारण से कलर जनरेट होता है, रंग आने लगता है। तो ये कौन से रंग की होती है, येलो कलर की डाई होती है, पीले रंग की डाई होती है। अगर यहीं पे OH समूह आ जाता तो फिर वो कैसी होती, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर की। ये 2 एग्जाम्पल आपको NCERT के अंदर भी दिए हुए हैं। तो अब आपको आंसर लगाना है, और आपसे क्या पूछा है, पीली डाई की संरचना ज्ञात करो। पीली डाई की संरचना आपकी कौन सी हो जाएगी, C वाली हो जाएगी। ClOHCl नहीं आएगा, NH2 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनाइड, बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगाया और ग्रिग्नार्ड। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल भर भर के पढ़ाते हैं ग्रिग्नार्ड के अंदर। साइनाइड की अभिक्रिया अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ करा रहे हो, चाहे आप 1 मोल ले लो, चाहे ग्रिग्नार्ड आप अधिक में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा कीटोन ही, बनेगा कीटोन ही। कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से ही बनेगा। तो यहां से आपका क्या बनता है, COCH3 बनेगा बेटा। क्या बनेगा, COCH3। वही देखो मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये साइनाइड है, CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं, CH3- पहले तो यहां पे आक्रमण करेगा, क्योंकि ये डेल्टा+ है, डेल्टा- है, बंद इसके फेवर में टूट जाएगा। यहां पर आपका मेथिल समूह आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड N- MgBr आ जाएगा। इसके बाद आप कितने भी ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल कर लो, अब दोबारा ग्रिग्नार्ड का आक्रमण होने वाला नहीं है। इसके बाद आपको जल अपघटन करना है, और जल अपघटन करोगे तो ये डेल्टा+ या डेल्टा-, यहां पर आप क्या रखोगे, OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। ऐसा करने से एक कार्बन पे 2 OH आएंगे और एक कार्बन पे 2 OH अस्थायी होते हैं, तो आपको कीटोन का निर्माण देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर कीटोन बन गया, और वो भी कैसा बना है, एक तरफ मिथाइल आ रहा है, यहाँ पर ध्यान रहे। अब ये निनहाइड्रीन X क्या दर्शाता है पूछा है, निनहाइड्रीन परीक्षण दर्शाएगा। तो निनहाइड्रीन वाला एग्जाम्पल जो है वो आपके शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, जो इससे पहले वाला हुआ था एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था। तो उसमें बताया भी था, जिसमें फ्री अमीन समूह होते हैं, मुक्त अमीन समूह होते हैं, मुक्त NH2 ग्रुप होता है, वो आपका निनहाइड्रीन परीक्षण देता है। अमीनो अम्ल का वो परीक्षण होता है। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल जैसा तो कुछ बन नहीं रहा। आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए बेटा आपको बताया था कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो यहाँ पर मिथाइल समूह आ रहा है, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकता है। यहाँ से CHI3 बनेगा, और CHI3 का येलो कलर का अवक्षेप आपको, यानी कि पीले रंग का अवक्षेप देखने को मिलेगा। ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। टोलेन और फेलिंग की बात करूं तो टोलेन फेलिंग अल्डिहाइड के साथ तो देते हैं, कीटोन के साथ नहीं देते। तो टोलेन फेलिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कीटोन बन रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। भाई जो भी मेमोरी बेस्ड थे हमारे पास में, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है बेटा। कहीं कुछ गलती हो जाए तो वो मेरी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन जैसा मेरे को मिला है मैंने वैसा का वैसा आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है,
इससे ज्यादा तो आप और कुछ कर नहीं सकते। इससे हमें एक आइडिया लग गया बेटा कि एक तो ग्रिग्नार्ड उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, अमीन उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, जे1 उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है। इस शिफ्ट के अंदर बहुलक से सवाल नहीं आया। आप देखो ग्रिग्नार्ड से आया, यहां पर उसका बेंजीन डाइजोनियम वाले से सवाल आया, यहां पर उसका जीओसी से सवाल आया है, यहां पर उसका वापस से डाइजोनियम वाला यानी कि अमीन वाले चैप्टर से ही सवाल आया है, यहां पर उसका जीओसी से सवाल आया है, जीओसी जैसा ही सवाल है, ठीक है। यहां पर भी जीओसी वाला सवाल है, अनुनाद भी उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, ठीक है। यहां पर भी देखो ये पंगा है, SO3 माइनस में पंगा है थोड़ा सा, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। जब भी जो ओरिजिनल पेपर आएगा हम लोग क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। और मैलिक एनाइड्राइड वाला ये मैं मान सकता हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, और पिछले जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोल भी दिया था कि कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कार्बोक्सिलिक से चैप्टर आया, क्वेश्चन आया, ये वापस से देख लो आप, ये कहां से आया, आपका J1 वाले चैप्टर से आया, और ये भी J1 वाले चैप्टर से आया। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां से वो आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फिर से मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किल हैलाइड वाले चैप्टरों को उसने ज्यादा छुआ नहीं है, तो वहां से आगे वाली शिफ्ट में आगे वाले जो भी आपके अटेम्प्ट होने वाले हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप उसको भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।